प्रत्येक माणसाला तो मनुष्य आहे याची जाणीव करून देणारा त्या महान अशा विभूती समोर साष्टांग दंडवत करून मी आज सुरुवात करतोय। मैं व्याख्याता नहीं हूं, मैं भाषण नहीं देता, लेकिन कुछ दिनों से ये काम भी करना पड़ रहा है। उसके पीछे भी कुछ कारण है। अभी सर ने बताया कि बाबा साहब ने पत्रकारिता में क्या क्या किया और पत्रकार ने अखबार क्यों शुरू करना पड़ा। उस बात को 100 साल हो गए, लेकिन आज स्थिति जो 100 साल पहले थी उससे भी बदतर हो गई है, उससे भी घिनौनी हो गई है। इसीलिए सिर्फ लिखने या बोलने से काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जन जागरण के लिए रास्ते पे उतरना होगा। इसी सोच के साथ मैं प्रयास करता हूं कि कहीं भी ऐसे यदि व्याख्यानमाला के इनविटेशन आता है तो मैं जरूर आता हूं। यहां मेरा आना किसी ज्ञान वर्धन के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए आया हूं, क्योंकि लोग कहते हैं जहां आपकी श्रद्धा है और आपका तीर्थ क्षेत्र है, यदि वहां आप जाते हैं तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं। जिस भूमि पर बाबा साहब के चरण पड़े हो, जिस भूमि पर बाबा साहब ने काम किया हो, उस भूमि पर, उस प्रांगण में यदि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आज मैं मेरे तमाम पापों का क्षय करने आया हूं, ऐसा आप समझ सकते हैं। मेरे लिए कुंभ है, मेरे लिए यही अयोध्या है, मेरे लिए यही काशी है। क्योंकि मैं अयोध्या में जाता हूं तो मुझे वहां राम दिखाई नहीं देते। मैं अयोध्या गया, किसी ने कहा कि आप राम मंदिर नहीं गए। मतलब कैसे जाएंगे राम मंदिर? राम मंदिर में कौन है? क्या राम मंदिर में राम है? हमने तो कभी 56 भोग वाला राम नहीं देखा, स्वर्ण अलंकार पहनने वाला राम तो नहीं देखा। हमने तो शबरी का राम देखा है, हमने केवट का राम देखा है। ये राम हमारा हो ही नहीं सकता। तो जब जहां आप मानते हो कि ये कोई आपका हो नहीं सकता, तो फिर आप वहां जाके क्या करोगे? फोटो खींचोगे? सवाल वो है कि आज जिस स्थिति में बाबा साहब ने ये सोच के काम शुरू किया था, क्या उसके 100 साल बाद भी कोई बदलाव आया है? और यदि बदलाव नहीं आया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? देश जब आजाद हुआ, हमारे यहां संविधान लिखा गया। संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुआ उसकी अध्यक्षता बाबा साहब ने की। और आज कई लोग ऐसे, कई आजकल लोग आ गए सामने कि बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, इसने लिखा, उसने लिखा, 4 नाम और उछालते हैं। लेकिन बाबा साहब का यदि भाषण सुनेंगे तो बाबा साहब ने खुद कहा कि ये क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहता। ये संविधान जो कृति आपके सामने है, इसका क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहता हूं जिसमें कई लोगों ने इसके कई क्लॉजेस पे विरोध किया। उन्होंने विरोध करके भी एक चर्चा को जन्म दिया और उससे बहुत सारी चीजें सामने आई, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब को जानने के लिए बाबा साहब के सोच में जाना जरूरी है। मात्र आप यदि ये सोचते हो कि बाबा साहब आंबेडकर थे, दलितों के नेता थे, जब जब बाबा साहब आंबेडकर को दलितों का नेता बोला जाता है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अपमानित बाबा साहब को किया जाता है। कुछ बातें बताई, बाबा साहब अच्छे पेंटर थे, वायलिनिस्ट थे, लेकिन बाबा साहब एक लड़वैया थे। बेहतरीन
वकील थे और सबसे बड़े विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आज भी यूनिवर्सिटी की कई यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के अर्थशास्त्र को लेकर आज भी वहां लोग पीएचडी करते हैं और आज भी बाबा साहब का अर्थशास्त्र, जो बाबा साहब अर्थशास्त्र पे लिखे गए, शायद उसका सानी आज तक कोई नहीं है। मुझे याद है मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो बहुत किसी चीज से परेशान थे, कोई ऐसा मसला फंस गया था कि उनको सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। उन्होंने फिर, क्योंकि वो मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे कि बिल्कुल सीधे सिंपल, जो चीज समझ में नहीं आती पूछते थे, जो नहीं आता तो बोल देते कि इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ये समस्या बड़ी जटिल है। तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को बोला इसमें से कुछ करो। उसमें एक नरेंद्र जाधव थे। ये नरेंद्र यादव जी ने किस्सा सुनाया था। 2 दिन बाद नरेंद्र यादव जी ने उन्होंने एक टाइप करके शीट दे दी, बोले सर दिस कैन बी द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। उन्होंने पढ़ा और वो चकित हो गए, बोले जाधव, मिस्टर जाधव, क्या बेहतरीन काम किया आपने। जाधव साहब ने एक किताब आगे की, पन्ना मार्क किया हुआ था, बोले कुछ नहीं सर, इस पन्ने को ही टाइप किया। बोला दिस बुक, यस दिस बुक इज रिटन बाय बाबा साहेब आंबेडकर। उस किताब में उस मनमोहन सिंह के भी सवालों के जवाब थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। लेकिन जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने एक बात तो कही थी, और ये बात कोट अनकोट करने वाली है। उन्होंने जो बात एंड में कही उसका कुछ पहले सुनना जरूरी है। अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। There is nothing wrong in being grateful to the great man who have rendered lifelong services to the country. जिसने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, उसके प्रति आदर होना कोई गलत बात नहीं है। But there are limits to gratefulness, as has been well said by the Irish patriot Daniel O'Clain, that no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. आप किसी को महिमा मंडित करिए, आप किसी ने बहुत अच्छा काम किया देश के प्रति तो उसका आदर करिए, लेकिन उस आदर की कीमत देश से बड़ी नहीं हो सकती है। आगे वो कहते हैं कि दिस caution is more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called as the path of devotion or hero worship, plays a part in its political unequal to the magnitude by the part it plays in politics in any of the countries in the world. हमारे यहाँ हम भक्ति में विश्वास करते हैं या हीरोइज्म में, किसको हम बहुत व्यक्ति पूजा करने लगते हैं। तो हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा इतनी होती है और राजनीति में भी व्यक्ति पूजा इतनी होती है कि विश्व के किसी भी देश में या ऐसी व्यक्ति पूजा आपको दिखाई नहीं देगी कहीं। आगे वो कहते हैं भक्ति इन रिलीजन मे बी रोड टू साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इट इज इन पॉलिटिक्स, भक्ति और हीरोइज्म is sure road to degradation and eventually dictatorship. यदि आप धर्म की बात करते हैं और उसमें भक्ति दिखाते हैं तो उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन राजनीति में जब आप भक्ति दिखाते हैं, राजनीति में जब आप व्यक्ति पूजा करने लगते हैं, तो आप मान लीजिए आप लोकतंत्र को कमजोर करके एक तानाशाह को जन्म देते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वर्तमान में जो चल रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, 75 साल पहले जिस इंसान ने भारत के भविष्य के बारे में सोचा था, जो डर था उनको, वो डर कितना सामने आया। आज हमारे यहां हमारे राजनीतिज्ञ अपने आप को भगवान समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो आजन्मा हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो खुद को अवतार मानने लगे हैं। और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ हो गए, वो भी अपने आप को देव डिक्लेयर कर चुके हैं। और जब
आप अपने आप को भगवान मानने लगते हैं तो फिर आप तानाशाह है, और जब आप तानाशाह होते हो तो फिर संविधान खत्म हो जाता है। क्यों मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने जहां अखबार छोड़ा, यानी जब अखबार उन्होंने शुरू किया, उसके बाद से आज तक क्यों बदलाव नहीं दिखाई देता मुझे? उस समय जो स्थिति थी पिछड़ों की, वंचितों की, क्या इस स्थिति में आज सुधार आया है? क्या आज प्रताड़ना रुकी है? हम महाराष्ट्र में हैं, हम भाग्यशाली हैं। आप यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाके देखिए क्या स्थिति है। पिछड़े समाज के लोग घोड़े पे बारात नहीं निकाल सकते। गुजरात में एक दलित ने गॉगल पहनने पे उसको मारा गया। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अपने मामा के घर आता है बुंदेलखंड में, और मामा के खेत के पास के खेत में उसको एक हैंडपंप दिखता है, उससे पानी पीने लगता है तो उसकी हत्या की जाती है, क्योंकि वो सवर्णों का हैंडपंप था। तो फिर क्या इस संविधान ने हमको दिया? क्या संविधान तो बहुत बेहतरीन था। बाबा साहब ने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इज बैड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड कॉन्स्टिट्यूशन। If the best constitution is given in the hands of the bad people, it will be a bad constitution. And even if a bad constitution is given to the good people, it will be a good constitution. संविधान किसके हाथ में जाता है, यह सबसे पहले महत्वपूर्ण नहीं। संविधान तो अच्छा है। हमारे यहां कहावत है, बंदर के हाथ में वस्तुरा। नाई के हाथ में वस्तुरा हो तो ठीक है, वो दाढ़ी बना सकता है, बाल काट सकता है, लेकिन बंदर के हाथ में जब वस्तुरा जाता है तो वो कितने लोगों को जख्मी करेगा और खुद को भी कितना जख्मी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब आप शासन चलाने की शक्ति ऐसे कुपड़ों के हाथ में देते हैं जिनको अपने देश और संविधान और लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं, और मात्र स्वार्थ और चुनाव जीतने के लिए ही अभी आज राजनीति चलती है, तो फिर संविधान और लोकतंत्र की कोई मायने नहीं। हमारे यहां हम कहते हैं कि संविधान के 3 स्तंभ हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। लेकिन विधायिका की बात करें तो आपने देखा विधायिका में क्या होता है। किसी विधानसभा का या किसी भी डबल इंजन सरकार की विधानसभा हो या हमारा लोकसभा हो दिल्ली में, क्या ये लोकतंत्र के अनुसार चल रही है? क्या इस देश के एक भी सांसद जो आप चुन के भेजते हैं, लाखों लोग उसको मतदान देते हैं, ऐसे 190 सांसदों ने यदि कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमको महाभियोग लाना है, संविधान ने अधिकार दिया है, सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, महाभियोग गिर भी सकता है, गिर भी जाएगा, ज्ञानेश कुमार अपने जगह पे बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी महाभियोग लाने की परमिशन या महाभियोग का प्रस्ताव एक स्पीकर या इस देश का उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है, वो किस बिना पे उसको रिजेक्ट करता है? सवाल ये है, क्या 190 सांसदों के पीछे जो लोगों ने मतदान किया, क्या वो खाली किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? लोकतंत्र में नंबर मायने रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो लोगों ने कहा कि अरे बड़े गड़बड़ हो गया पंडित जी, हम तो बोल देंगे वापस लो। पंडित जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये अविश्वास प्रस्ताव आने दो, इस पे चर्चा होने दो, गिर जाएगा प्रस्ताव, लेकिन इस चर्चा के बीच में सरकार का परीक्षण होना चाहिए। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर बताने का प्रयास करता है कि आप गलत कहां हैं और सही कहां हैं, और यह सुनना चाहिए सत्ता पक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष ये दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। लेकिन यदि आप सर्कस की साइकिल ही चलाना चाहते हो जिसका एक ही पहिया होता हो, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। और साइकिल जो एक पहिए की सर्कस में चलाता उसको विदूषक कहते हैं। तो देश यदि विदूषकों के हाथ में चला जाए, सत्ता विदूषकों के हाथ में चली जाए, तो फिर उतरना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं व्याख्याता नहीं, मैं व्याख्यान नहीं देता, मैं प्रबोधनकार नहीं हूं,
मैं एक अदना सा पत्रकार हूं जो टेलीविजन पे बोलता तो 2 मिनट 3 मिनट पे बहुत ज्यादा बोला जाता है, और अब यूट्यूब पे हम 15-20 मिनट बोलते तो हमको ही लगता कि बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन इसलिए आना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है बाबा साहेब आंबेडकर के लिए। यदि वो महामानव इतनी सारी चीज करके गया है, हमको विरासत में इतनी कुछ चीज देके गया है, यदि उस विरासत में दी हुई चीजों को हम संभाल भी नहीं पाए तो हमसे ज्यादा नालायक लोग हो नहीं सकते। ऐसे लोग जन्म नहीं लेंगे फिर कभी इस भारत भूमि पर, क्योंकि जो वो करके गए इस विरासत में दिया हुआ हम संभाल भी नहीं पाए। हम ये तो नहीं कह रहे कि इससे अच्छा संविधान लिखो, लेकिन जो संविधान है आपके पास, जो अधिकार दिए हैं आपके पास, उस अधिकार की रक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए अब हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब कार्यपालिका मनुस्मृति लाने के लिए आपदा है, कार्यपालिका इस जब प्रधानमंत्री दूसरे बार आए थे लोकसभा में तो उन्होंने संविधान के कॉपी के सामने नतमस्तक होकर बड़े चरण मतलब माथा वाता झुका के नमस्ते किया, तो मुझे लगा कि चलो संविधान के हिसाब से कुछ चलेगा। बाद में पता पड़ा तो उन्होंने मनी मन में कहा कि अब तेरी बहुत दिन बाहर रह लिए, अब अंदर चले जाओ, अब ये देश में चलाऊंगा। यही प्रार्थना के साथ आए थे शायद। तो फिर दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कि वो संविधान के अनुरूप यदि विधायी का गलती करता है तो कार्यपालिका उसको सुधारता है कि सर ऐसा नहीं, आपको ये गैर कानूनी होगा, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हमारी कार्यपालिका 2 कदम आगे है। यदि वो कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो नहीं साहब थोड़ा सा और ज्यादा करो, कोई हरकत नहीं है, बस मेरी पोजीशन ठीक ठाक रख लो, मुझे प्रमोशन देते जाओ, मलाईदार डिपार्टमेंट में मुझे अपॉइंटमेंट देते जाओ, मुझे मेरी कमाई करते जाओ, संविधान की ऐसी तैसी और देश गया भाड़ में। फिर इन सबको कंट्रोल करने के लिए यदि न्यायपालिका नहीं हो तो फिर जनता को ही उठना होगा। न्यायपालिका से बहुत अपेक्षाएं होती है। आदमी का अंतिम निर्णय होता है कि कुछ नहीं हुआ तो कानून में न्यायालय में देख लूंगा तुझे। लेकिन जब न्यायपालिका अपने पैरों में घुंघरू बांध के सत्ता पक्ष के दरबार में मुजरा करने लगे तो फिर आम आदमी देखेगा भी तो कहां देखेगा? क्या वर्तमान में हमारा न्यायपालिका ऐसा करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हाईकोर्ट का जज बन सकता है? और यदि भाजपा का कोई प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता थी, वो हाईकोर्ट की जज बनाई गई, क्या अपेक्षा है उससे? वो अपने पार्टी के प्रति विचारबद्धता होगी उसकी, या अपने उस सोच के प्रति प्रतिबद्धता होगी? संविधान की कौन चिंता करता है? लेकिन पता पड़ा कि ये गलती हुई कैसे? बाद में पता पड़ा कि भूषण गवई ने अपने भांजे को भी कर दिया 45 साल के, और ये डील था, आपके प्रवक्ता को मैं बना दूंगा, मेरे भांजे को भी बना दूंगा, आप मेरे भांजे के बारे में मत बोलना, मैं आपके प्रवक्ता के बारे में नहीं बोलूंगा। आपसी स्वार्थ में न्यायपालिका को डुबाने के लिए ये लोग यदि आते हैं तो ऐसे न्यायमूर्ति से क्या अपेक्षा की जाती है? हमारे चंद्रचूड़ साहब बार बार भाषण देते थे कि न्याय होना मतलब नहीं है, होता हुआ न्याय दिखना चाहिए। यह न्यायपालिका का पहला एक प्रिंसिपल है। वो तो हमारे यहां इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो गए, सरकार का झूठ पकड़ा गया। उसके बाद लोग कोर्ट में गए कि साहब ये जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, उनके सारे सबूत आपके पास हैं, अब उन पे कार्रवाई होने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व है तो सभी पे कार्रवाई करिए। न्यायपालिका ने कहा यह काम हमारा नहीं है। मतलब आपने न्याय तो दिया, न्याय होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पैसा खाने का दूसरा तंत्र शुरू कर दिया। आज भी लूट खसोट बरकरार है। लोग अपने पीठ थपथपाते हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिए, लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से होने वाला भ्रष्टाचार रुका? तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के कोई मायने नहीं है। चुनाव के बाद बिहार में चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में गए। यह आचार संहिता का उल्लंघन था। चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक दल गए कि साहब ये हुआ है,
आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरे चुनाव हारने के बाद आ जाते हो यार, फालतू की बात करते हो, छोड़ो। सर्वोच्च न्यायालय कहता है। उसके बाद आसाम में चुनाव आए, चुनाव के पहले लोग पहुंच गए। बोले साहब बताओ, ये मुख्यमंत्री एक गन लेके मुसलमानों के सामने ऐसा फायरिंग करते हुए दिखाई दिया है, और ये बीजेपी ने रिलीज किया है, बाद में भला ही विड्रॉ किया, लेकिन एक संविधान पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसा करता है। तो वही बेंच वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की वो कहती है कि अरे चुनाव के पहले यहां आके चुनाव, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का आंकड़ा बनाते हो, गजब। चुनाव के बाद आए तो हारते हुए इसलिए आते हो, चुनाव के पहले आए तो चुनाव का आंकड़ा बनते हो, तो फिर हम जाए कब? 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होते हैं तो महिला के बेनिफिट के लिए होते हैं, और स्टालिन ने एक योजना घोषित की तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन को कहा जनता के पैसे लुटाने के लिए है क्या? तो फिर जनता के पैसे महाराष्ट्र में जो लुटाने के लिए है क्या? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो लुटाने के लिए है क्या? जो बिहार में है वो लुटाने के लिए है क्या? यदि न्यायपालिका किसकी सरकार है, इस चश्मे से यदि न्याय देना होगा तो थू है ऐसी न्यायपालिका पे, नहीं हमारे न्याय की अपेक्षा इनसे। हमने तो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहां सिर्फ विपक्ष के कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, विपक्ष नहीं आएगा। एक न्यायाधीश के यहां नोट के बंडल मिलते हैं, वो इस्तीफा देने से मना करता है, बोलता है नहीं दूंगा, जा तुमको जो बनता है सो कर लो। उसके बाद उसके ऊपर महाभियोग आता है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती, उसका नंबर तक नहीं लगता लोकसभा में। आखिर शायद उस न्यायाधीशों को ही शर्म आई, उनने आज इस्तीफा दिया सुबह, वर्मा जी ने। एक यादव करके न्यायाधीश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बोलता है ये संविधान कुछ नहीं है, न्याय तो बहुसंख्या के आधार पर होगा। संविधान का उल्लंघन है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के बोला क्या बोल दिया, माफी मांगो। वो बोला मैं देखता हूं, बाहर जाके बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो अभी भी न्यायाधीश बैठा हुआ है और ये कुछ उसका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भी महाभियोग यदि लाओगे तो जिसने बहुसंख्यकवाद की बात की होगी उसको ये कैसी सजा देंगे, किस अधिकार से सजा देंगे? क्योंकि इन्हीं का बोया हुआ बीज है जो एक वैश्यला वटवृक्ष होकर आज न्यायपालिका में बैठा है। तो कहां न्यायपालिका से आप उम्मीद रखोगे? जब न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है, जब कार्यपालिका से उम्मीद नहीं है, जब विधायिका से उम्मीद नहीं है, तो फिर एक चारा बचता है कि विधायिका बदलो, सरकार बदलो। सरकार बदलेंगे कैसे? सरकार कोई खाने का तेल तो नहीं, अभी तो सोयाबीन में खा रहे थे, अब मूंगफली में खाएंगे। सरकार बदलने के लिए लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, और चुनाव निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग होता है। लेकिन चुनाव आयोग यदि भाजपा का प्रकोष्ठ बन के काम करे तो फिर क्या करे? चुनाव आने वाले समय में होगा 2024-29 का। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि आपको क्या लगता है कब जाएंगे? मैंने जाएंगे नहीं। 2029 में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। बोले कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कौन, आप और हम थोड़ी सीटें दे रहे हैं। वो जनादेश नहीं होगा, वो ज्ञानादेश होगा, ज्ञानेश कुमार का आदेश होगा। पहले तय होगा, जो मतदाता है जो बदलाव चाहते हैं वो सूची में नहीं रहेंगे। उसके बाद भी आपने मतदान दिया और विपक्ष का आदमी जीत भी गया तो कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं देगा, कलेक्टर हारे हुए को सर्टिफिकेट दे देगा। दे दिया, कलेक्टर को गले बार तो नहीं पकड़ सकते कॉलर। आप चुनाव आयोग में जाओगे कि साहब मैं जीता हुआ उम्मीदवार, इन्होंने मेरे को हारा हुआ घोषित कर दिया। बोलेगा 6 महीने रुको, जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी कि नहीं वो सही था, वानखड़ी जीता। अरे फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट 6-7 साल लगाएगा, और जब फाइनल हियरिंग में आएगा तो बोलेगा तो अब तो सरकार ही बदल गई, अब नए चुनाव आ रहा है उसमें लड़ो। छोड़ो इस बात को। बाबा साहेब आंबेडकर ने यह कहा था कि मैंने ऐसा संविधान रचाया है कि रास्ते के भिखारी को भी मैं राजा बना सकता हूं। क्यों कहा था बाबा साहब ने? क्योंकि
ये देश गरीबों का है, वंचितों का है, उनको पता था। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है। यदि उन्हें से अधिकार इक्वल दिया है कि जो ड्राइवर है अंबानी का वो भी लाइन में खड़ा है और मुकेश अंबानी भी लाइन में खड़ा है और दोनों का भी एक ही वोट है, ये अधिकार है मतदान का। मतदान के अधिकार से बड़ा अधिकार मैं नहीं मानता कुछ बड़ी चीज हो सकती है संविधान में। लेकिन जब उस अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं लोग, जब कलकत्ता के लिए जब लोग गए बंगाल में क्या हो रहा है, तो एक जज साहब कहते हैं अरे इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इस बार नहीं तो अगली बार 1 करोड़ मतदाता की लिस्ट में से गायब है, वो इस बार नहीं तो अगली बार देंगे। गजब। और इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। इतनी बड़ी बात कह के गए, वोट लिस्ट में से नाम काटो विपक्ष के और अपने लोगों के नाम जोड़ो। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 30,000 लोगों के नाम अकेले ने फॉर्म भर के जोड़े। जब उन्होंने कहा सर एक आदमी 30,000 फॉर्म कैसा जोड़ सकता है नाम, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कहा अरे पहले भी होता आ रहा है, छोड़ो इसको, आगे बोलो। तो चुनाव आयोग भी गोद में बैठ के काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग गोद में बैठ के काम कर रहा है, जब न्यायपालिका उसको संरक्षण दे रहा है, जब कार्यपालिका नाकारा हो गई है और विधायी का संविधान बदलने के लिए तुला हुआ है, ऐसे में हम करें तो क्या करें। हमें फिर से उठना होगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने हमें बहुत सारे शस्त्र दिए हैं लड़ने के लिए, एजुकेशन दिया है। आज हम एक एजुकेशन के कैंपस में बैठे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। यदि हमको एजुकेशन दिया है, हमें बहुत सारे अधिकार दिया है, और उस अधिकार की लड़ाई यदि न्यायपालिका से नहीं मिलती तो रास्ते पे उठ के अपने को इस अधिकार मानना होगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, बाबा साहब की जब जीवनी पढ़ोगे तो आदमी पूरी जीवनी नहीं पढ़ सकता, बीच में उसको रुक जाना पड़ता है, क्योंकि आगे पढ़ नहीं सकता, वो संघर्ष सोच भी नहीं सकता। फिल्मों में दिखाया हुआ संघर्ष जैसा लगता है। यदि उस महामानव ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके हम लोगों को ताकतवर बनाने का प्रयास किया है, और यदि हमारे ताकत के उस हमारी धरोहर पे यदि कोई डकैती डालने का प्रयास कर रहा होगा और इसके बाद में हम चुप है, तो हमसे बड़ी नपुंसक उन्होंने औलादे पैदा नहीं की, ऐसा मैं मान सकता हूं। या मैं अपने आप को भी गाली दे रहा हूं। मात्र बाबा साहब की जयंती साजरी करने से कुछ नहीं होगा, जयंती पुण्यतिथि को नारे लगा के और डीजे लगा के घूमने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का काम डीजे लगा के बाबा साहब को आप महिमा मंडित नहीं कर सकते, बाबा साहब के ऊपर गाने गा के महिमा मंडित नहीं कर सकते। बाबा साहब को वाकई आदरांजलि देनी होगी और वाकई आपके मन में सम्मान होगा, तो हम सबको उस संविधान के लिए लड़ना होगा, जो संविधान आज धीरे धीरे शैने शैने समाप्ति की ओर हो रहा है। कई चीजें हैं जो आपको हमको अब समय आ गया है कि भगत सिंह पड़ोस के घर में नहीं, हमें अपने घर में पैदा करना होगा, और हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने होंगे, हमें रास्ते पे उतरना होगा, क्योंकि अब संविधान ही संकट में है। तो फिर हम कुछ नहीं बचा सकते, ना ये देश का आजादी बचा सकते हैं, ना कुछ बचा सकते हैं। एक बिल्कुल आप जर्मनी के पैटर्न पे चले, हिटलर ने भी वही किया था, सारा मीडिया अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद हिटलर जो कहता था पूरा जर्मनी में महिमा मंडन होता था। लोगों को लगता था कि एक नया भाग्य विधाता आया है। उस भाग्य विधाता ने जर्मनी को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि जो ऐसे सपने आपको दिखाएंगे जिसका कोई मायना नहीं है, जिसके कोई माए बाप नहीं है, जिसके कोई लॉजिस्टिक नहीं है। जब मोदी जी आए तो बोले कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दिए भैया। फिर बोले मुझे 5 साल और चाहिए, दे दिए भैया। फिर बोले 2030 में नए भारत की नींव रखूंगा, अब बोलते 2047 में विकसित भारत होगा। 2047 में क्या भारत होगा वो छोड़ दीजिए, वर्तमान में भारत क्या है इस पे ध्यान दीजिए। आज भारत की स्थिति सबसे दयनीय है विश्व में।
विकसित भारत कहां है ये मैं पूरा देश भर भर के जाके ढूंढ रहा हूं। मुझे तो कभी कोई विकसित भारत नहीं दिखा। मुझे दिखा तो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ, कुछ नहीं। हर जगह पर नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विरासत में लिया था वो 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे। वर्तमान में हमारे देश पे जो कर्जा है वो 210 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। और इस कर्जे के मायने क्या है? ये कर्जा कोई छोटा मोटा नहीं है। जो 2026-27 का बजट जो पेश किया गया हमारे पार्लियामेंट में, मैं सरकार के आंकड़े के बताता हूं आपको, तो जितना 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का खर्चा है, जितना खर्चा है उसका 26% सिर्फ ब्याज पे देने पे जा रहा है। आप ये इमेजिन करो, आपके घर में यदि आपको 10,000 रुपए तनख्वाह है और उसकी 2,500 रुपए सिर्फ ब्याज के जाते होंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? 14 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज दे रहा है देश। और कुछ मुद्दल पकड़ के कुछ इंस्टॉलमेंट भी दे दो ब्याज के साथ, तो वो 19.5 लाख करोड़ का आंकड़ा है। ये आदरणीय वित्त मंत्री ने दिया हुआ है। जितना हमारा इनकम है साल भर का, जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, आवक कहते हैं, उसके 40% हमारे टोटल मिल्कियत की 40% हम सिर्फ कर्ज अदायगी में और ब्याज अदायगी में दे रहे हैं। ये देश कहां से सुधरेगा? फिर हमारे यहां जो कर्जे का रेशियो है जीडीपी का, टेक्निकल बात है ये, लेकिन ये 55% से ज्यादा है। मेरे हिसाब से 30% पे ही आपकी आर्थिक स्थिति हिलने लगती है। 55 में हम भूकंप के दृष्टि से है। लेकिन एक झूठ बार बार परोसा जाता है, उस झूठ पे भी कुछ आंकड़े, बोर मत होइएगा, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, ताकि जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा आपके सामने बोले कि हम विकास कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो कितना खोखला है। हमारे यहां बार बार बोला जाता है कि इस बार 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो गया, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी स्पीड मिल गई और देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे चल रही है। सब लगता है 2 लाख करोड़ मुझे बहुत आगे गए हैं। अब मैं आपको टोटल जीएसटी का पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताता हूं, ताज्जुब करेंगे आप। जो जीएसटी टोटल आता है उसमें सेंट्रल जीएसटी होता है, सीएजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट का होता है, एक होता है आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, उसमें इंपोर्ट का भी कुछ पोर्शन होता है। पिछले साल 4,44,309 सीजीएसटी था। एसजीएसटी 5,51,302 करोड़ एसजीएसटी था। आईजीएसटी 6,36,158 करोड़ था। उस आईजीएसटी में आयात पे जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट जीएसटी, वो अकेला 5,95,000 के ऊपर था। मतलब जो आयात चीजें होती है उस पे जो हम टैक्स लगाते हैं वो हमारे राज्य और केंद्र का जो जीएसटी है उससे भी ज्यादा है। तो जो देश टैक्स के भरोसे जिंदा है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, बाबा साहेब आंबेडकर जी के अनुसार। और हम तो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगाते हैं उसके भरोसे है। जिस इंपोर्ट पे आप ड्यूटी लगाओगे तो महंगा माल आएगा, तो देश में उत्पादन महंगा होगा तो सस्ता बिकेगा कहां से? हम बोलते पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? पेट्रोल पे जो ड्यूटी लगती है वो भी तो इसी में आती है। तो पेट्रोल का पैसा जाता कहां है? एक नॉर्मल जो कहते हैं लोग, 2 टाइप के आर्थिक नीतियां हो सकती है। एक होता है वी शेप ग्रोथ, अंग्रेजी का अक्षर है वी।
जिसमें दोनों डंडे ऊपर जाते हैं, वो ये है कि उद्योगपति भी तरक्की करता है और जो लेबर और किसान है वो भी तरक्की करता है। मतलब दोनों तरक्की करके ऊपर की ओर जाते हैं। और एक होता है के टाइप का, जो के है अंग्रेजी का, उसका एक डंडा ऊपर जाता है, एक डंडा नीचे आता है। के में उद्योगपति और बड़ा होता है और किसान और मजदूर और नीचे जाता है। भारत के मॉडल पे है। अडानी अंबानी और प्लेन खरीदते हैं बड़े, और हमारा किसान घर का ट्रैक्टर बेचता है। क्योंकि जब तक आप निर्यात नहीं करोगे तब तक आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, देश में पैसा नहीं आएगा। अब आप निर्यात कहां से करोगे? निर्यात करने के लिए आपके पास नीतियां नहीं है। आप अमेरिका के पीछे ऐसे देश को आपने गिरवी रख दिया अमेरिका के कदमों में। जिस अमेरिका में हम माल भेजते थे तो 2-3% पे जाता था, और अमेरिका का माल भारत में आता तो 18% लेते थे। और ये कोई देश की नीति नहीं थी, ये WTO के समझौते के तहत हो रहा था। WTO ने कुछ फॉर्मूला इजाद किया था कि जो बड़े देश है किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं, उनका जो अनाज है वो बहुत सस्ता बिकेगा। लेकिन भारत देश जैसे देश है जो इतने सब्सिडी नहीं दे सकते, उनके किसान के साथ कैसे कंपटीशन करेंगे? इसलिए आप पे 18% टैक्स लगेगा। ट्रंप आया, ट्रंप ने डंडा घुमाया और ये ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। अब भारत का माल जाता है तो 18% देते हैं, और भारत जो माल आएगा वो 0% है। हमारे यहां पीयूष गोयल है, वो कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए मुझे पता नहीं, शायद कॉपी वॉपी करके पास हो गए होंगे। उन्होंने हमको कहा कि नहीं, जो ट्रेड डील है हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। उनका कपास 0 पे आएगा, उनके कपास पे कोई ड्यूटी नहीं। हमारा कपास जाएगा 18% पे। मर गए कपास का किसान। फिर हमारा कपास बांग्लादेश जाता था। इन्होंने बांग्लादेश में भी एक कंडीशन डाल दी कि तुम यदि अमेरिका का कपास लोगे तो तुम्हारे कपड़े पे हम ड्यूटी कम करेंगे। बांग्लादेश ने भी हमारा कपास लेना शुरू बंद कर दिया। मेरे कपास का किसान मर गया। सोयाबीन का तेल, अमेरिका में GM सोयाबीन है, 1 एकड़ में 25 क्विंटल आता होगा। मेरे यहां ऑर्डिनरी सोयाबीन है, 1 एकड़ में 5 क्विंटल आता है। 25 का और 5 का हिसाब ही नहीं है। तो जो तेल आया है वो GM का तेल आ रहा है, वो इतना सस्ता है कि मेरा यहां का तेल टिकता ही नहीं उसके सामने। मेरा सोयाबीन का किसान मर गया। हमारे यहां मक्का लोगों ने चालू किया, क्योंकि एथेनॉल में, मक्का में एथेनॉल के लिए उपयोग करो। अब उन्होंने अमेरिका में जो एथेनॉल बनता है वही 0% पे लाना शुरू कर दिया कि आप आ जाओ, एथेनॉल आपके हमारे यहां भेज दो आप। तो मेरे यहां किसान एथेनॉल का कौन लेगा वो सस्ते एथेनॉल के आगे? तो मक्के में हम मर गए। बोले बाकी चीजों पे हम नहीं लगाए। तो मैंने सोचा कि बाकी चीजों पे मतलब और कौन सी अमेरिका से चीजें आ रही होगी। मैंने देखा कि अमेरिका सबसे ज्यादा बेचता क्या है बाहर, ये तो देखो। तो अमेरिका क्या बेचता है? अमेरिका सोयाबीन बेचता है, कपास बेचता है और मक्का बेचता है। तीनों चीज भारत में आ रही है। अमेरिका ट्री नट बेचता है, जो अखरोट और बादाम और काजू बोलते, वो भी आ रहा है फ्री में हमारे यहां। तो फिर हम जाएंगे कहां? यदि कोई कल पीयूष गोयल कहे कि देखो हम अमेरिका से एक लवंग भी आने नहीं देंगे, तो अबे अमेरिका में लवंग होती नहीं, वो कहां से बेचेगा? तो मेरा किसान बर्बाद। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ईरान हमको सस्ते सस्ता तेल देता था, पैसे में तेल देता था, रुपए में। ईरान हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है यूनाइटेड नेशंस में। जब अमेरिका, इजराइल किसी ने साथ नहीं दिया, ईरान हमारे साथ था कश्मीर के मसले पर। ईरान हमारा पेट्रोल जो देता था, क्रूड हमको हमारे रुपया में देता था, और रुपया भी हमारे ही देश में रखता था। बोलता था पैसा मत भेजो, कुछ हमको अनाज भेज दो, बाकी चीजें दे दो। हमारा निर्यात भी बढ़ लेता था वो। आज हमने ईरान से दुश्मनी मोल ली, इजराइल के गोद में जाके बैठ गए, एक 100 रुपए के मेडल के लिए गले में डाल दिया। और कौन सा अवार्ड है वो, कभी अवार्ड किसी ने सुना नहीं। इसी साल चालू किया, पहला और आखिरी आदमी है जिसको ये अवार्ड दिया, पार्लियामेंट में गले में डाल दिया, तालियां बजाई और एक कीबोर्ड सीना चौड़ा करके बोला तुम हमारा फादरलैंड है। अरे तेरा फादर होगा, हमारा काय को करता है? हमारा बाप तो ये है, तुम कहां से हो गए? तो पूरी विदेश नीति गड़बड़ा गई।
पाकिस्तान हमारे से अच्छे पोजीशन में है। जब डॉलर में तेल लेंगे तो डॉलर रहेगा कहां देश में। जब डॉलर की कमी होगी तो रुपया ऐसा नीचे आएगा, 95 रुपए तक चला गया था डॉलर, और ये 100 जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। मनमोहन सिंह के टाइम पे 65 हो गया तो सबने उधम मचाया था, और मोदी जी कह रहे थे कि देश की भाई प्रतिमा और इज्जत गिर जाती है। अब देश की इज्जत कहां है? निर्लज्ज लोग हैं, खुद क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं जब भी मुंह खोला तो। और आप झूठ बोलो, कोई आप किसी उद्योगपति को आगे बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सामान्य इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? आज इस पूरी डिरेल्ड अर्थनीति से, डिरेल्ड विदेश नीति से, घटिया राजनीति से कौन परेशान हो रहा है? कोई नेता, आपका कोई आमदार, खासदार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं विधानसभा में गया, अरे बाप रे, डिफेंडर ही डिफेंडर दिखी मुझे। मैंने बोला फॉर्च्यून तो सुना था, इस बार डिफेंडर ही दिख रही है। कहां से आती डिफेंडर? 50 खोके क्या डिफेंडर पे लगा दिए? तो उनके इसमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन कमी होती हमारे यहां। सोना रख के लोन लेने का आंकड़ा देखोगे तो सर पे हाथ रखोगे, इतने लोग सोना देख के कर्जा ले रहे हैं। क्यों कर्जा लेना पड़ रहा है? बच्चों की फीस देना है, बहन की शादी करनी है, मां बाप का इलाज करना है। कोई आयुष्मान भारत किसी को मदद नहीं कर रहा है, कोई आवास के घर कहां जा रहे हैं पता नहीं, गैस की किल्लत नहीं है और लोग गैस के लिए मरे जा रहे हैं। तो कम से कम हम तो टाली ना बजाएं, जो वास्तविकता है उसके यथार्थ के धरातल पे तो हम रहें। और जब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होगी तो लड़ना हमको ही पड़ेगा। हमारे लिए अब बाबा साहब नहीं आने वाले हैं, उन्होंने एक बार जन्म लिया, और यदि फिर बाबा साहब का जन्म भी होगा तो मैं साष्टांग दंडवत करके कहूंगा कि मत आइए बाबा साहब, क्योंकि उस समय की जनता कम से कम बाबा साहब के पीछे खड़ी हो गई। आज बाबा साहब भी अकेला महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि यहां आज बाबा साहब का संविधान सर पे उठाने के लिए लोग नहीं है, कावड़ उठाने के लिए यहां नौजवान आज रास्ते पे जाता है। और वो मुख्यमंत्री जो दलितों की बेटी पे हॉस्पिटल नहीं जाता, इन कावड़ वालों पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है। ये दुर्भाग्य है इस संविधान का, ये अपमान है बाबा साहब का। क्या दलित होना इस देश में आज भी पाप है? तो फिर बाबा साहब का जन्म गलत हुआ, गलत जगह पे हुआ। इस महामानव को कहीं और जन्म लिया होता तो आज पूरा देश उनके सामने नतमस्तक होता। आज सबको बाबा साहब चाहिए। किस लिए चाहिए बाबा साहब? बाबा साहब एटीएम है आपके लिए, वोट बैंक के लिए चाहिए बाबा साहब? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब चाहिए? संविधान जब चालू हो गया तो संविधान नहीं मनुस्मृति क्यों नहीं करके यही चिल्लाए थे लोग। बाबा साहब ने सब उस मनुस्मृति की होली जलाई थी, क्यों जलाई थी? किसने किया था अपोज? आज उन्हीं के बच्चे बाबा साहब कर रहे हैं। अरे बाबा साहब आंबेडकर दलितों को नेता नहीं। यदि इस बाप को आपके साथ लेना होगा तो ये पूर्ण लेना होगा। मैंने पहले भी कहा, बाबा साहब कोई बकरा नहीं है जो आधा इधर का काट दे, आधा उधर का काट दे, गुर्दा दे दे और कलेजी दे दे। ये मेरे बाबा साहब एक ऐसा आराध्य है, इसको लेना होगा, पूरा लेना होगा। और जब बाबा साहब को पूरा लोगे तो बाबा साहब की दीक्षा भूमि पे दिए हुए वचन भी साथ में लेने होंगे। फिर राम लक्ष्मण सीता को भी नहीं मानना होगा, किसी जो भगवान जो जन्म लेते हैं पृथ्वी पे उस बात को भी नकारना होगा, मंदिरों को नकारना होगा। क्योंकि कोविड में हमने दिखा दिया अस्पताल काम आए और मंदिर बंद थे। मैं किसी की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन आस्था का भी एक लिमिट होता है। आपकी आस्था किसी और की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। आपके भगवान को यदि आपको नतमस्तक होना है, उसके लिए उस मंदिर के नींव में मैं दलितों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमको, और यदि इसके बाद भी, इस अधिकार के बाद भी हम सिर्फ तालियां बजा के खुश रहेंगे और सिर्फ इसीलिए चलेंगे कि चलो भाई बाबा साहब ने संविधान दिया था, हम पढ़ लिख लिए, नौकरी कर रहे और हमारे पड़ोस में क्या हो गया, किसी दलित के साथ तो बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना होगा। हम यूपी से बिहार तक बोलते हैं, क्या जरूरत है बोलने की? मेरे पास भी ऑफर था, मुझे भी गौतम अडानी मिले थे, 1 घंटा बातचीत हो गई थी, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए थे। हम भी 50-60 करोड़ रुपए लेके आराम से बैठ सकते थे।
क्या 60 साल की उम्र में चिल्लाने की जरूरत है? घर घर रोज 8-8 प्रोग्राम करने की जरूरत है? सर भन्ना जाता है जब आदमी बोलता है। तो क्यों कर रहा हूं ये? पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, पैसा तो बहुत था, लेकिन फिर यदि मैं वो पैसा लेता तो फिर मेरी गद्दारी होती मेरे संविधान के साथ, गद्दारी होती मेरे उस महामानव के साथ। तो फिर मैंने उनको क्या दिया? गद्दारी दी। तो फिर मुझे इस पृथ्वी पर जन्म ही लेना नहीं चाहिए यदि मैं उसको महामंडित नहीं करना चाहता। तो मेरा ये नेताओं पे भी आरोप है, दलित नेताओं पे। दलित नेताओं ने भी हमेशा बेचा है समाज को। सब रिजर्वेशन करेंगे, अपने बेटी की शादी सवर्ण के घर करेंगे, दलित की बेटी नहीं चाहिए उनके बेटे को। फिर वो पासवान का परिवार हो और किसी और का परिवार हो। मतलब सत्ता आते से आप सवर्ण हो जाते हो, दलितों के नाम से वोट लेते हो। किस बात का? तो बहुत शोषण हुआ, इस समाज का शोषण होता रहा है। नेताओं ने किया, अब तो ये अपने वालों ने किया। जितने दलितों के नेता हैं, मैं इनको सवाल पूछता हूं, आज सत्ता में बैठे हैं, आप उसी कैबिनेट में बैठते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की जाती है तो क्यों नहीं आवाज उठता? क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि अपनी कुर्सी चली जाएगी। यदि तुम कुर्सी की लड़ाई लड़ते हो तो फिर दलित कहां से हो? बाबा साहब का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। ये लोग जब भी नाम लेते अपमान करते इस आदमी का। अरे थोड़े से डिफरेंस पे अपने मंत्री पद को लात मार के निकालने वाला ये महामानव यहां बैठा है, और तुम सारे अत्याचार सहने के बाद भी सत्ता के मक्खन खाने के लिए तुम चरण चाट रहे हो उन लोगों के जो लगातार संविधान को रोंद रहे हैं। तो उससे ज्यादा अपराधी आप, उनसे कोई अपराधी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम उनको सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, उनका साहब आ गए, साहब आ गए। काय के साहब? आंबेडकर का नाम बेचने वाले कितने लोग हैं? क्या उनके परिवार के लोग नाम नहीं बेचते? बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं आज। क्यों नहीं कोई किसी दलित के लिए टूट पड़ता? और कोई जाता है तो उसको बोलता है कि अरे वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए गया, और राहुल गांधी गया तो फोटो खींचने के लिए गया। अरे वो गया तो सही, तुम जाओ फोटो खींचने के लिए, मना किसने कहा? लेकिन नहीं जाते। तो ऐसे विकट परिस्थिति में आप लोगों का खड़ा होना जरूरी है। यह समय आया है कि अपने धरोहर को बचाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत विकट होगा। कोई अधिकार आपके पास नहीं होगा ना। जब आप ये व्याख्यानमाला भी करोगे 5 साल बाद, तो आपको कलेक्टर को लिख के देना पड़ेगा कि ये 4 संघ के लोगों को मैंने बुला रहा हूं, तभी तुमको परमिशन मिलेगी। संविधान की अवहेलना करने वाले और जो लोग मनुस्मृति की पूजा करते हैं, उन्हीं को यहां बैठ के बुलवाना पड़ेगा यदि व्याख्यानमाला को जिंदा रखना है, नहीं तो ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने का अधिकार भी खत्म किया जाएगा। जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते कि देख रहे बाबा जरा सांभाळून बोल, इन्हें तुला अरेस्ट करतील। तो मैंने धन्यवाद देता हूं, मेरे आयोजक बहुत अच्छे हैं इस बार। इन्होंने मेरा जो होटल किया बिल्कुल सामने हाईकोर्ट है। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि मैंने बोला ये हाईकोर्ट बिल्कुल सामने ही है। बोले हाँ, अरेस्ट हो गए तो वही जमानत करने जाएंगे। तो ये बात हंसने की नहीं, ये बहुत भयावह स्थिति है, और इस स्थिति से हम सबको निपटना होगा। और वर्तमान में स्थिति क्या है? एक वीरेंद्र वस्त है, बहुत अच्छी कविता लिखी है उसने, और दिल को छू गई है। तो मुझे लगा कि वो कविता मैं आपसे थोड़ा शेयर करूं। वर्तमान में स्थिति क्या है देश की, और हमें क्यों उठ के खड़ा होना है इस संविधान के लिए। कहां कहां संविधान टूटता हुआ नजर आ रहा है, कहां कहां संविधान की अवहेलना होती नजर आ रही है। क्योंकि यदि हमारे राजनीतिक समाज ऐसा हो गया है, तो वीरेंद्र वस्त कहते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वह हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसी है उनका जबा का जादू, बड़ा हसीन है उनका जबा का जादू। आग लगा के बहारों की बात करते हैं, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये वर्तमान हमारे यहाँ राजनीतिक परिदृश्य है, और ऐसे राजनीतिक परिदृश्य को जब आपको देना होगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो
जब भी कोई ऐसी बात होती है तो लोग कहते हैं कि आप एकदम, ऐसा लगता है कि सब कुछ बचा नहीं है अब। मतलब बचा है, बचा है, क्या बचा है? तो मैंने बोला मेरे देश का मतदाता अधनंगा हो सकता है, भूखा हो सकता है, समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकता। सही समय पर जब इंदिरा जी के तेवर बदले तो उनको घर बिठा दिया, इनके भी तेवर बदले थे तो 240 पे लेके आए। ये तो 60 सीटों का मशीनों ने जुगाड़ किया, ईडीआर की रिपोर्ट बोले तो, ये तो 180 पे आए थे। लेकिन फिर इनको भी समझ में आ गया कि जनता ऐसा नहीं छोड़ेगी हमको, तो इन्होंने उन संस्थाओं पे कब्जा करना शुरू किया। उसके लिए भी लड़ना होगा, और अब रास्ते की लड़ाई है। नहीं तो फिर कवि दिनकर ने कहा था, समर शेष है ना पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। यदि हम सिर्फ देखते रहे तटस्थ बन के कि हमें क्या, हमें क्या, तो ये आपका अपराध कभी आपको मना नहीं करेगा। और जब मैं कहता हूं इस देश के लोकतंत्र पे, तो जब आप शमशान में, कभी भी कई लोग तो शमशान में तो जाना ही पड़ता है जब कोई अपना वाला जाता है, तो शमशान में एक संस्कृत में सुभाषित लिखा जाता है, नैन छद्दन्ति शस्त्राणि नैन दहत पावकः नैन चैन क्लेदंत यापो न शोषिति मारुतः। ये जो आत्मा है इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, पवन इसको सुखा नहीं सकता, ऐसी अमर आत्मा है। तो मैं कहता हूं ये हमारा संविधान है, बाबा साहब ने दिया हुआ। और यदि इस संविधान के रक्षक आज सब सुनने वाले यहां है, तो मैंने इसी को, जिसने भी लिखा होगा उसके माफी मांग के कहता हूं, लोकतंत्र न छद्दन्ति नरेंद्राणी, लोकतंत्र न छद्दन्ति नरेंद्राणी न दहति अमितः, न चैन उदको भाजपा न शोषित संघः। संघ भाजपा हमेशा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपको उठ के करना होगा, आपको सामने आना होगा, और हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। ये उद्बोधन मेरा इसलिए है कि मैं जगजागरण के लिए आता हूं। मैंने पहले ही कहा, इस भूमि पे आना मेरे लिए सौभाग्यशाली है। मेरे पुराने पाप सब मिट गए, क्योंकि आज मैं मेरे 4 धाम पे आया हूं, ऐसे जगह पे आया हूं। और ऐसे में यदि मैं नतमस्तक होने के लिए आया हूं, और यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, सिर्फ आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूं, एक जगजागरण की अपेक्षा करके आया हूं। मैंने जो बोला उसमें से थोड़ा भी आप यदि अपने साथ ले जाए, थोड़े भी विचार आपके परिवर्तन हो, तो मुझे लगा कि धन्य होगा, ये मेरा यज्ञ है। हर जगह मैं आहुति मांगता हूं। इस देश को ग्रहण लगा है 2 राहु केतु से। जब ग्रहण लगता है तो आपके दरवाजे पे आवाज आती है, माई दे दान छूटे ग्रहण। तो मैं आपसे दान मांग रहा हूं, इस देश को लगे हुए ग्रहण को दान से छूटेगा, और वो दान आपका संघर्ष का साथ होगा। कंधे से कंधे उड़ा के लड़िएगा, मत कहिएगा बाबा साहब आंबेडकर की जय, कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को हम जय बोलने से जयकार नहीं होगी, अरे वो इतना महान है, हमारे जय ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि उनकी जय जयकार चाहते हो, यदि हम चाहते हैं कि संविधान लोकतंत्र इस देश में बना रहे, हम चाहते हैं कि इस देश में तरक्की हो, सही मायने में भारत विश्व गुरु बने। अब तो हम गुरु घंटाल बन चुके हैं। विश्व में कोई भी आके हमको जूता मार के चला जाता है और उसी पे हम इतराते हैं, देखो हमारे साहब कितने बड़े हैं। हर आदमी, देश का आदमी आके मारता है हमको। पहले किसी ने मारा था, अब इस पे भी महिमा मंडन करते हैं। वो चीयर लीडर है हमारे चैनलों पे, एंकर और एंकरनिया, उसी पे महिमा मंडित होती है। मास्टर स्ट्रोक मारा, मास्टर स्ट्रोक मारा। हमारे यहाँ कुपड़ों की साहब इतनी फौज है, क्या बताऊं। हमारे रक्षा मंत्री जो नींबू और मिर्ची लगा के राफेल पे लगाते हैं, बाबा साहेब आंबेडकर होते तो क्या करते मुझे समझ में नहीं आता। कोर्ट में मुकदमा करते इसके बारे में। एक ऐसा कैसा कुपड़ा आपने रक्षा मंत्री दिया। ईरान के लोगों को आप बोलते हो पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन उनके ड्रोन आज सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। F-35 जो प्लेन अमेरिका का, इसको कहते थे लॉर्ड ऑफ द स्काई, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता था, उड़ा दिया ईरान ने। आप उनको कहते हो कि वो कटमुल्ले हैं, आप उनको कहते हो कि रूढ़िवादी देश है। अरे उनके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ नींबू मिर्ची बांधने वाला है, ये भागेगा। और ये कहता है कि हारमुज के अंदर हमारे नेवी के जहाज जाके ले आएंगे। अरे हारमुज में अमेरिका नहीं घुस पा रहा है, तू जहाज भेज रहा है। लोग तालियां बजाते हैं। हारमुज के बाहर हमारे जहाज खड़े बेचारे, जो जहाज आता है अंदर से, बोले इंडिया जाना है, बोले चलो हमारे साथ। एक बार हारमुज से निकल आने के बाद उसको क्या डर, कौन उसको रोकने वाला है।
लेकिन दिखाने के लिए हम कुछ करेंगे करके। तो ये नौटंकी का रोज मंचन होता है। आप इसको एंटरटेनमेंट करके प्रधानमंत्री को सुन लिया कीजिए, ये तमाम सरकार के प्रवक्ता को एक मनोरंजन के तौर पे सुन लीजिए कीजिए। और सीरियस आपको बात करनी हो तो आपको कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास देखो, महंगाई कम हो गई ये अखबार नहीं बताते, ये जब आप जाते हो मार्केट में तब पता पड़ता है महंगाई कम हो गई कि नहीं है। गैस की किल्लत इस देश में नहीं है, ये प्रधानमंत्री को सुनने की जरूरत नहीं है। जब आप गैस लेने जाओगे तो आपको पता पड़ेगा किल्लत है कि नहीं है। लेकिन हम ऐसे अंधभक्त ना बने, किसी के भी अंधभक्त ना बने, ना मेरे बने, ना किसी कांग्रेस के बने, ना किसी के बने। सत्ता में जो भी आया उसने लूटा ही है, लेकिन उसका एक लिमिट है। कुछ लोगों ने आटे में नमक डाला, ये पट्टा सिर्फ नमक का ही आटा गूंथ रहा है, तो हमें इससे ज्यादा डर लग रहा है। मैं भाजपा पार्टी को गाली नहीं देता। हमने अटल जी की सरकार देखी, हमने इसके पहले की भी सरकारें देखी, हमने मोरारजी देसाई के सरकार का भी रिकॉर्ड देखा। इतना बुरा रिकॉर्ड किसी सरकार का नहीं है, क्योंकि तानाशाह कोई नहीं हुआ। देश की समस्या के सामने सबसे बड़ी समस्या आम काट के खाए और चूस के खाए ये नहीं है। ये इस कुपड़ को कौन बताया? ये उसी पे बताता है कि आम काट के खाता हूं कि चूस के खाता हूं, और पूरा देश महिमा मंडित होता है कि साहब आम काट के खाते हैं। आहा, क्या बड़ी बात हो गई। जैसे आइंस्टीन पैदा हो गया हमारे यहां कि जिसने E=mc² का फॉर्मूला निकाला। मटका उल्टा करता है, लोग ताली बजाते हैं। बताइए, ताली बजाने वाले पढ़े लिखे होते हैं। हमारे यहां जब ऑपरेशन सीज फायर हुआ, उसमें कुछ सैनिक स्कूल के स्टूडेंट भी थे, मेरे जूनियर्स थे। हमने पूछा कैसा हो गया, बोला क्या बताएं भाऊ, हमको बोला गया एक ऑपरेशन है, कुछ पता नहीं था। हमने अलग अलग जगह पे, कोई ग्वालियर से टेक ऑफ हो गया, कोई हिंडन से टेक ऑफ हो गया, हम हवा में हैं, हमें कुछ पता नहीं कहां जाना है। और फिर हमको बताया गया कि आपको मैप है, इस पे जाइए, इस पे जाइए। तब हमको पता पड़ा कि हमको स्ट्राइक करना है। इतना कॉन्फिडेंशियल रखा था वो। और ये क्या, ये फालतू आदमी, इसको कोई काम वाम तो है नहीं सुबह से शाम तक। हालांकि टीवी वाले पूछते कि आप 12 घंटे किसे काम करते हैं? अरे मतलब 12 घंटे काम करता है तो देश कहां पहुंचता? ये काम ही तो नहीं करता। तो ये टीवी देखता है, और रामायण महाभारत में दिखा देना कि कर्ण बिर्ण कहीं जा रहे हैं, पांडव वांडव तो भीत में पितामह के चरण छू के बोलते हैं कि पितामह आज्ञा, आयुष्मान भव। वैसे ही इसने टेलीविजन पर बताया, लोगों के देश के सामने बताया। बोले वो सारे पायलट मेरे पास आए जाने के पहले, बोले साहब बस जा रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बादल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तभी मैंने क्या बोला, अरे यही तो चांस है, बादल के छुप के जाओगे तो रडार तो नहीं आओगे। हे भगवान, पूरे साइंस की किताबें ऑटोमेटिक जल गई होगी। रडार किसको कहते हैं इसने देखा नहीं कभी, ये रडार की बात करता है। ये हंसी मजाक नहीं, ये दुर्भाग्य है देश का। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है तो इनको हंसने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज कि मैं भी दिन भर से लगातार इस कार्यक्रमों में ही हूं, बहुत बोला, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलता रहूंगा तो रात भी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, इतने इश्यूज है। क्योंकि इसका 2014 से लेकर 26 तक का कुकर्म का यदि पाड़ा में बोलूं, मैं कुकर्म इसलिए बोलता हूं कि जहां जहां संविधान धोखे में आता है, जहां जहां लोकतंत्र को ग्रहण आता है, फिर कोई भी पार्टी उसको लगाए, हम खड़े होंगे, हम बाबा साहब के सिपाही, हम खड़े होंगे, हम ये होने नहीं देंगे जीते जी। ये हमें किसी भी हालत में बचाना है, और ये आप सबको भी बचाना है। आज एक कसम खा के जाइए कि यदि आपको लगता हो कहीं अवहेलना होती हो तो उठ के खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए, डरिए मत। यदि आप डर गए तो आने वाली पीढ़ी को आवाज निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। हम तो जिंदगी जी लिए, आप अपने पीढ़ी के लिए जिंदगी जिए। आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आज आपने मुझे सुना, जो आपको अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद प्राचार्य महोदय को दीजिएगा, बुरा लगा दिया तो गाली खाने के लिए तैयार हूं। मैं मोदी तो नहीं हूं कि गाली खा के मेरा स्टैमिना बढ़ता है या मुझे प्रोटीन मिलता है, वो विधा अभी विकसित नहीं हुई मेरे साथ। हाँ, गाली खा के थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य संविधान और लोकतंत्र का है, उसी को बचाने के लिए है। बाबा साहब ने पत्रकारिता जिस जन जागरण के लिए की थी, उसी जन जागरण की एक कड़ी है।
अब पत्रकारिता भी आगे जाके शायद बाबा साहब आज होते तो वही करते, या मुझे भी वही आदेश देते करने का। इसीलिए मैं रूबरू होने आया हूं, आपसे संवाद स्थापित करने आया हूं। मैं आपको कोई उद्बोधन देने नहीं आया हूं, देश की वास्तविकता आपके सामने आया हूं। कड़वाई मतलब सच्चाई बहुत कड़वी होती है, उस कड़वी सच्चाई को देखो, क्योंकि ये देश अपना है, किसी और का नहीं। इस हमको ही सुधारना होगा, कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा। यदि आपको लगता है कि यदि मैंने कुछ सच कहा हो और यदि आप अभी सीरियसली सुन रहे हो, तो एक मेरी गुजारिश है, एक संविधान के नारे के साथ आज के उद्बोधन को हम समाप्त करेंगे। जय संविधान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।